इस कहानी में बताई गई सारी घटनाएं काल्पनिक हैं, ये हम दावा नहीं करते, लेकिन ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, इसका हम वादा करते हैं। कहते हैं राजस्थान में नैनवा और बूंदी के बीच एक पुरानी सरकारी अस्पताल खंडहर पड़ी है। कभी अंग्रेजों के जमाने में बनी थी। उसकी मोटी पत्थर की दीवारें, ऊंची छतें, बड़ी खिड़कियां, सब इसलिए कि गर्मियों में भी हवा चले और मरीजों को सुकून मिल सके। उस जमाने में डॉक्टर वहीं रहा करते थे। बच्चों के लिए खास वार्ड भी था। वहां गरीब भी अपना इलाज करवा सकते थे। लोगों का कहना है कि अस्पताल में एक बार ऐसी घटना हुई जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। उसके बाद वो जगह जैसे मर गई और आज भी गांव वाले कहते हैं कि रात को वहां से बच्चे के रोने की आवाज आती है, एक औरत की सिसकियां गूंजती है और लोहे की स्केल घिसती है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। जो भी सुन ले वो लौट के नहीं आता। ये कहानी उस परिवार की है जिसने अपने बच्चे को खो दिया और अपनी अकड़, अपने पाप और अपने पछतावे से उस अस्पताल को एक कब्र खाना बना दिया। कई साल पहले गांव में रहते थे राम स्वरूप, उसकी बीवी गुड़िया, उनका बूढ़ा पिता हरिराम और उनका छोटा बेटा मुन्ना। मुन्ना 4 साल का था, सबका चहेता, शरारती, मासूम, मां के बिना एक कदम नहीं चलता। गुड़िया उसके बिना कुछ सोच भी नहीं पाती थी, वो उसकी जान था। एक दिन दोपहर में मुन्ना खेत के पास खेल रहा था। गर्मियों के दिन थे और खेतों में हल्की हवा चल रही थी। मुन्ना नंगे पैर उस मिट्टी पे मजे लेते हुए दौड़ रहा था। 4 साल का बच्चा, जैसे पूरी दुनिया उसके खेल की ही जगह हो। गुड़िया ने आवाज लगाई, मुन्ना ज्यादा दूर मत जा। लेकिन मुन्ना अपने खेल में ही खोया हुआ था। उसकी छोटी सी धोती उड़ती हुई उसके घुटनों तक लहराती। वो मिट्टी में लकीरें खींचता, कंकड़ मारता, छोटे कीड़ों को देखता, कभी झुककर घास में छुपे पत्ते हिलाता। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो खेत की मेड़ के पास पहुंचा। वहां घनी झाड़ियां उगी थी। पुराने पानी की नमी से कुछ हरी थी, बाकी सूखी और कटीली। मुन्ना ने छड़ी से झाड़ियों को मारना शुरू किया और उसे मजा आने लगा। लेकिन उसी झाड़ी के नीचे गर्म मिट्टी में एक सांप पड़ा था, काला, पतला, मगर उसका फन उठ चुका था। मुन्ना को उसका काला चमकता रंग दिखा। मुन्ना को लगा कि ये कोई डंडा है और उसने अपना डंडा उस पे मारना शुरू किया। गर्मी में सांप और भी गुस्सा हुआ और उसने मुन्ना के पैर पे डस लिया। मुन्ना की चीख ऐसी निकली कि खेत में बैठी सारी चिड़ियां भी उड़ गई। दूर से गुड़िया और राम स्वरूप दौड़ते हुए आए। गुड़िया का तो मानो रो रो कर बुरा हाल ही हो गया। वहां राम स्वरूप भी कांप रहा था। उसने बोला, गुड़िया चल इसे अस्पताल लेके चलेंगे। गुड़िया रोते हुए बोली, नहीं वो झागो बुनाओ पहले। राम स्वरूप चिल्लाया, तू पागल हो गई है। लेकिन मुन्ना की सांसें उखड़ रही थी। उसका सिर गुड़िया की गोद में लुढ़कने लगा। गुड़िया ने अपनी साड़ी से उसका खून पोंछा और एक मां की जिद के आगे राम स्वरूप कुछ नहीं कर सका। राम स्वरूप, गुड़िया और उसके दादा तीनों मुन्ना को उठाकर ओझा के पास तुरंत लेकर जाने लगे। गुड़िया का एक अजीब सा मानना था कि ये कोई सांप का जहर नहीं है, ये कोई साया है जो उसके बच्चे पर आ चुका है। हरिराम ने भी बोला कि हाँ, पहले झाड़ फूक ही करवा लेना चाहिए। राम स्वरूप अपनी समझदारी पे अडिग रहा और उसने बोला कि पागल हो गए हो तुम सब लोग, बच्चा मर जाएगा। मगर उसकी एक भी नहीं चल रही थी। तीनों ओझा के पास गए। ओझा ने आग लगाई, धुआं किया और मंत्र पढ़ने चालू करे। मुन्ना कांप रहा था। वक्त निकलता गया लेकिन मुन्ना पर कुछ भी असर नहीं पहुंचा। आखिरकार तीनों ने फैसला किया कि अब मुन्ना को अस्पताल लेकर जाया जाएगा। जब तक अस्पताल पहुंचे, मुन्ना की देह ठंडी हो चुकी थी। उसकी आंखें आधी खुली, जो आखिरी बार मां को देखना चाहती थी।
मुन्ना के मुंह से आखिरी बार मां निकला और गर्दन वहीं लुढ़क गई। गुड़िया वहीं फर्श पर गिर पड़ी। राम स्वरूप ने बस उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, जैसे सब खत्म हो गया हो। हरिराम ने भी सिर पकड़ लिया। डॉक्टर आया और उसने एक लंबी सांस ली और कहा, देखिए, आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमें डेथ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। इसके लिए इसका वजन लेना पड़ेगा। इतना कहते ही डॉक्टर ने नर्स को बोला कि मुन्ना को अपने गोद में ले लो। जैसे ही नर्स गुड़िया के पास गई तो गुड़िया चीखी, जाओ यहाँ से, सब दूर हट जाओ, सब दूर हट जाओ। मुन्ना कुछ भी नहीं हुआ है। मुन्ना मुन्ना चेक कोई मुन्ना। डॉक्टर थक हार कर बोला, देखिए, ये सरकारी कागज है, करना ही पड़ेगा। उस पुराने लोहे की बेबी स्केल पर मुन्ना को रखा गया। वो ठंडी भारी जंग लगी हुई मगर सरकारी थी। गुड़िया कांपते हुए देखती रही। उसका बच्चा वहां पे बेजान पड़ा तोला जा रहा था। वजन 12 किलो। डॉक्टर ने आखिरकार कहा कि आप बच्चे को अंतिम संस्कार के लिए ले जा सकते हैं। गुड़िया के दिमाग में वो स्केल बस गई थी। घर लौटते वक्त वो बार बार कहती, मुन्ना अभी भी जिंदा है। मुन्ना उसी वजन कांटे पर है। वापस चलो, हम मुन्ना को लेकर आएंगे। मुन्ना वही है। चाहे कितना भी बड़ा दुख आ जाए, जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। समय बीतने लगा और गुड़िया बदल सी गई। रात में जागकर बैठी रहती, रोती। रामस्वरूप सब सुनकर चुपचाप बैठा रहता। आखिरकार क्या कह सकता था। हरिराम भी रोता और कोसता कि मेरे बेटे की बीवी पागल हो गई है। गांव वाले भी पीछे हट गए, बोलते कि उस घर से आवाजें आती हैं। मां अपने मरे बच्चे को पुकारती है। कुछ गांव वाले उस पे हंसा करते और बोलते कि गुड़िया पागल हो गई है, ये पागल औरत है। कुछ दया से देखते और बोलते कि बेचारी मां ही तो है। इसी बीच अचानक जहां मुन्ना की मौत हुई थी, वो अस्पताल उजड़ता गया। शहर में बड़ा सरकारी अस्पताल खुल गया। डॉक्टर, स्टाफ, दवाई सब उधर चले गए। ये पुराना अस्पताल खाली होता गया। दरवाजे उखड़ने लग गए, खिड़कियां टूट गई, फर्श पर रेत भर गई, बारिश में सिलन, दीवारों पर काई। लेकिन वो स्केल जिसमें मुन्ना की आखिरी बार लाश को रखा गया था, वो वहीं का वहीं अडिग पड़ा रहा। जंग खाया मगर अडिग। गांव के बच्चे भी डरने लग गए। कहते कि उधर जाना अब खतरे से खाली नहीं है, वहां किसी आत्मा का साया है। एक दिन गुड़िया गांव के बाहर किसी काम से गई और बाहर वहां उसे ओझा फिर से दिखाई दिया। बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला, उसकी आवाज भारी। उसने गुड़िया को तुरंत देखते ही पहचान लिया। ओझा ने गुड़िया को देखते ही तुरंत एक डरा देने वाली गहरी आवाज में बोला, वो फंसा है, वो फंसा है। गुड़िया कांप के बोली, कहाँ फंसा है? कहाँ फंसा है? मुझे बताओ, मुझे बताओ, मैं उसे लेकर आऊंगी। जहां उसकी आखिरी सांस गिरी गई, उसी वजन के तोले में वहीं उसका बोझ छूटा। गुड़िया की आवाज टूटी, वहीं जा, रात को आंधी में कोई देखे नहीं। उस वजन तोले को साफ कर, अपने खून से तिलक कर दिया जला और उसे पुकार, जैसे एक मां पुकारती है, माफी मांग। पर याद रखना, नाराज आत्मा माफ भी कर सकती है और सजा भी दे सकती है। गुड़िया घर को लौटी और उसने सारी कहानी रामस्वरूप को बताई। रामस्वरूप फिर से उसे समझाने लगा। उसने विरोध किया, ये पागलपन है। हरिराम ने कहा, तूने देखा नहीं, ये जीते जी मर जाएगी, इसको करने दे। आखिर रामस्वरूप फिर से दोनों की जिद के सामने टूट गया और साथ में चलने को राजी हो गया। तीनों ने तय किया
उस रात को वो अस्पताल जाएंगे और जो भी ओझा ने कहा है वो सब करेंगे। उस रात हवा में ऐसी सनसनाहट थी जैसे कोई चीख रहा हो। रेत की आंधी ने रास्ते ढक दिए थे। तीनों रामस्वरूप, गुड़िया और हरिराम सिर ढककर, आंखें मींच कर उस पुराने अस्पताल की तरफ बढ़े, हाथ में ओझा की बताई हुई विधियां लेकर। दिया हल्दी, सिंदूर और गुड़िया अपने खून से उस वजन कांटे को टीका लगाने के लिए तैयार थी। कंधे पर रखा दिया बार बार बुझने को होता, पर गुड़िया अपने आंचल से उसे बचाती। आखिरकार तीनों अस्पताल के गेट तक पहुंचे। गेट पर एक लोहे की जंजीर लटकी हुई थी जो हवा से टकराकर एक अजीब ही आवाज पैदा कर रही थी। जैसे ही तीनों अंदर गए, आंधी की आवाज जैसे दब गई हो। एक अजीब सी ठंडक, दीवारों से सीलन की बदबू, फर्श पर रेत और टूटे कांच पर चलते हुए तीनों के कदम उस चुप्पी को चीरते हुए शोर मचा रहे थे। हर कदम पर आवाज गूंजती। दीवारों पर धुंधले पोस्टर, बच्चों का टीकाकरण जरूरी है जैसे खोखली हिदायत दे रहा हो। छत की पट्टी से धूल झड़ती, खामोशी ऐसी कि दिल धड़कने की आवाज तक सुनाई दे रही थी। तीनों सीधी नजरों से उस कोने की तरफ बढ़े जहां वो वजन कांटा पड़ा था। जंग खाया, धूल से सना, लेकिन ठंडा और भारी। गुड़िया ने कांपते हाथों से उसे छुआ। उसने अपनी उंगली काटकर खून निकाला और वजन कांटे को तिलक लगाया। रामस्वरूप की आंखें भीग गई। हरिराम ने थरथराती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। गुड़िया ने धीमे पर टूटी आवाज में बोला, मुन्ना, मुन्ना देख मैं आ गई मुन्ना। अब मुझसे नाराज मत रहे मुन्ना। चल वापस चल मुन्ना, घर आ जा मुन्ना। मुन्ना। अचानक स्केल हिली, दिया की लौ कांपी, हवा का झोंका अंदर आया और दिया बुझ गया। गुड़िया के बाल उड़ने लगे। उसने देखा स्केल पर खून का ताजा निशान बढ़ने लगा। एक हल्की आवाज आई जैसे किसी बच्चे की हंसी हो। गुड़िया फफक पड़ी। मुन्ना, मुन्ना तू आ गया? मुन्ना, मुन्ना कहाँ है? रामस्वरूप ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, बस अब चलो, बहुत हो गया। हरिराम ने डर कर पीछे देखा। उनकी परछाई 3 से 4 होती दिख रही थी। तीनों हांफने लगे और हरिराम ने बोला कि यहां से जल्दी निकलो। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? दानिश ने बड़े ही चाव से उस गांव में बैठे बूढ़े दादा से कहानी सुनते हुए पूछा। दादा ने आगे बताया, उस रात वो परिवार वहां गया, लेकिन उन्हें किसी ने आते नहीं देखा, पर सुबह उनकी आवाजें सुनाई दी। वो अस्पताल अब वैसा अस्पताल बिल्कुल नहीं रहा। उस रात के बाद से वहां बच्चे की हंसी, औरत की चीख और स्केल की खड़खड़ाहट गूंजने लगी। सरकार ने नोटिस दिया और वहां पर एक बोर्ड लगा दिया। अब लोग भी इलाज के लिए नए शहर के अस्पताल जाने लगे। वो इमारत पूरी ही छोड़ दी गई। छत गिरने लगी, दरवाजे टूटे, उस स्केल पर धूल और खून का जंग लगा निशान जम गया। वो जगह मर गई, मगर जिंदा आत्माओं से है। अरे दादा, आपको भी हम ही मिले थे क्या ये कहानी बताने के लिए? दानिश ने हंसते हुए उन दादा से पूछा। रवि और दानिश 2 दोस्त थे, शहर के लड़के जो बूंदी घूमने निकले थे। मोटरसाइकिल पर मस्ती करने, पुराने किले देखने और गांव का खाना खाने का शौक लिए। पैसे कम थे, इसलिए कोई प्लान भी नहीं था। रास्ता लंबा था, लेकिन दोनों को लगा जवानी है, थोड़ी तकलीफ ही सही। दिन में सब सही चल रहा था। तेज धूप और सड़कें सुनहरी लगती थी और दोनों ने इस गांव में ठहर के ये कहानी भी सुन ली थी। अब वो वापस निकलने के हुए।
लेकिन जैसे जैसे शाम हुई बादल घिर गए। आसमान पर काले रंग का मोटा सा लिहाफ सा फैल गया। सूरज ऐसे गायब हुआ जैसे डूबा ही नहीं, निगल लिया गया हो। हवा की गंध बदल गई, मिट्टी और कुछ सड़ी हुई घास जैसी। दानिश ने मजाक किया और बोला, लगता है राजस्थान में भी बारिश होती है। रवि ने बिना देखे कहा, हाँ होती है, पर आज तो तूफान लग रहा है यार। कुछ ही देर में हवा तेज हो गई। रेत के छोटे छोटे कण हवा में उड़कर चेहरे और आंखों पर लग गए। दानिश ने मुंह ढका। भाई आंखें जल रही हैं यार। रवि ने बाइक का हैंडल कसकर पकड़ा। अबे सीधे बैठ, अगर तू गिरा ना तो हम दोनों मरेंगे। लेकिन हवा बढ़ती गई, बोलना मुश्किल होता गया। रेत की बौछार से लगने लगा कि सड़क दिखनी बंद हो जाएगी। अब इंजन भी जवाब देने लगा था। दोनों की बाइक पूरी तरीके से हिलने लगी और आखिरकार रेत के गुब्बारे में जाके घुस गई। इंजन ने खांस खांस कर बंद होना शुरू कर दिया। एकदम से सन्नाटा, सिर्फ हवा का डरावना चीखना। दोनों उतर गए। दानिश ने बाइक स्टार्ट करने के लिए एक किक मारी, लेकिन इंजन चालू होते ही बंद पड़ गया। रवि ने गुस्से में बाइक पर एक जोर से लात मारी। चारों तरफ हवा की एक डरावनी चीख ही बची थी। दोनों दोस्त आंखें मसलते हुए चारों ओर देखने लगे। तभी दानिश की उंगली एक परछाई की ओर उठी। रेत के धुंधले गुब्बार के पीछे एक ढांचा उभर कर आ रहा था। एक पुरानी इमारत, ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और दरवाजा आधा खुला। तूफान में खड़े दोनों दोस्त अपनी बाइक बंद लिए और सोच भी क्या सकते थे। दोनों ने तय किया कि आज रात यहीं रुका जाए। दोनों उस इमारत के गेट तक पहुंचे। गेट पर एक लोहे की जंजीर टंगी हुई थी, जो हवा से टकराकर एक अलग ही आवाज कर रही थी। आखिरकार दोनों ने गेट खोला और गेट चरमराते हुए खुला और खुद ही बंद हो गया, जैसे किसी ने अंदर से खींचा हो। अंदर कदम रखते ही जैसे तूफान की आवाज बाहर ही रह गई। एक गाड़ी ठंडी सी खामोशी अंदर थी। अंदर हवा धीमी मगर भारी थी। सिलन, पुरानी दवा और खून की मिली जुली गंध, जैसे किसी लाश की आत्मा सांस ले रही हो। रवि ने फोन की टॉर्च ऑन करी। टॉर्च की बीम ने दीवार को छुआ, जिन पर जाले लटक रहे थे। पोस्टर आधे फटे और उन पोस्टर पर लिखा था, बच्चों का टीकाकरण कराएं, वैक्सीनेट योर चाइल्ड। रवि को यह देखते ही समझ आ गया कि ये वही अस्पताल है जिसकी कहानी वो कुछ ही देर पहले सुनकर आए हैं। दोनों ने और देखा तो देखा कि कोने में उल्टी पड़ी स्टील की ट्रॉली और फर्श पर बिखरी टूटी शीशियां। दोनों को ही समझ आ रहा था कि वो किस मुसीबत में आ फंसे हैं। दोनों वापस मुड़ के जाने को हुए ही थे कि अचानक से उन्हें एक सिसकी सुनाई दी, बहुत ही धीमी पर इंसानी। रवि ने दानिश का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, भाई वो क्या था? दानिश की धड़कनें पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। दानिश ने रवि के हाथ से टॉर्च छीनी और पीछे की तरफ बीम को डायरेक्ट किया। टॉर्च की बीम हल्की कांपी और सामने की दीवार में कोने में एक दिया अपने आप जल उठा और वहां उस दिए की लौ में एक परछाई थी। एक औरत बैठी थी, साड़ी गंदी, बाल बिखरे हुए और गोद में कुछ लिए हुए थी। वो चीज जो उसने गोद में ले रखी थी वो हिल रही थी। दानिश की सांस रुक गई। औरत सिसकियां ले रही थी। अचानक औरत ने सिसकियां लेना बंद कर दिया और धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। दानिश और रवि ने जो देखा उससे उनके कदम वहीं जम गए। उस औरत की आंखें एकदम लाल थी,
गोद में एक बच्चा था, मगर उसका चेहरा सड़ा हुआ था, काले गड्ढे जैसी आंखें। बच्चा मुस्कुराया और बोला। रवि की पीठ में पसीना ठंडा पड़ गया। दानिश कांपा और दोनों वहां से भागने के लिए एकदम तुरंत तैयार हुए। जैसे ही भागे तभी फर्श पर दोनों फिसल कर गिर गए। नीचे कांच की पड़ी बोतलें उनके हाथों में और पैरों में चुभ गईं। खून जैसे बहने लगा। टॉर्च उनके हाथ से गिरकर टूट चुकी थी। दोनों उठे और अपना दर्द भूलकर दरवाजे की तरफ भागने लगे। जैसे ही दोनों उठे और भागने के लिए तैयार हुए, अचानक पीछे से दिया बुझ गया। सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज दोनों ने सुनाई दी, जैसे कुछ घिसता हुआ उनके करीब आ रहा हो। दानिश के पैरों में अचानक से कुछ भारी सी चीज आकर टकराई और अचानक दिया जल उठा। दिए की हल्की रोशनी में उसने देखा कि रवि का मुंह खुला हुआ है, आंखें काली गहरी। दानिश कांपते हुए बोला, भाई होश में आ। रवि ने सिर टेढ़ा किया और बच्चे की आवाज में बोला, मरेगा तू। दानिश के पैरों से जमीन खिसक गई। दानिश धीमे धीमे पीछे हटने को तैयार हुआ। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो अचानक से वजन कांटे से टकरा कर गिर गया। रवि ने अचानक दानिश का गला पकड़ा और दानिश की चीखों को दबा दिया। रवि की आंखें पूरी काली थी और उसके कानों में खून सवार था। रवि ने वजन कांटे की जंजीर दानिश के गर्दन पर लपेटी और उसका गला दबाने लगा। दानिश के चेहरे पे दर्द साफ दिखाई दे रहा था और उसके गला घुटने की आवाज किसी बच्चे की हंसी में दब रही थी। अचानक से वो औरत चीखी और बोली, मुन्ना, अब छोड़ दे मुन्ना, छोड़ ला मुन्ना। उस चीख से रवि को होश आया। रवि ने देखा कि दानिश की लाश, जिसकी गर्दन मुड़ी हुई है, जमीन पर पड़ी है। फर्श पर खून के धब्बे हैं। रवि दानिश को ऐसा देखकर रोने लगा। भाई क्या हुआ भाई? उठ भाई, अब भाई यहां से जाना है भाई, जल्दी कर, उठ उठ। रवि के कानों में एक आवाज गूंजी। रवि की नजर उसके हाथों में पड़े हुए वजन कांटे पर गई। उस जंजीर पर बच्चे के छोटे पैरों के निशान हैं। उस रात के बाद रवि का क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी कहते हैं अगर रात में उस अस्पताल के पास से गुजरो तो बच्चे की आवाज, औरत की चीख, स्केल का घिसना सब सुनाई देता है। जो सुन ले वो लौट के नहीं आता।